हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंसेप्ट पर आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग हिस्ट्री में देख रहे थे। तो हिस्ट्री में जो है आपको हम पढ़ा दिए थे पिछले क्लास में मगध वंश के बारे में आपको पढ़ाए थे। आज जो है शुरू करेंगे हम यहाँ से सिकंदर से शुरू करेंगे, जो कि सिकंदर विदेशी था आक्रमण जो भारत पे आक्रमण किया था। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे मौर्य वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए सिकंदर के बाद कहा जाए तो जन्म इसका हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। 356 ईसा पूर्व में हुआ था। पिता का नाम कह दीजिए तो इसका हो जाएगा फिलिप हो जाएगा। इसके पिता का नाम फिलिप था। यह मकदूनिया का शासक बना। यह जो था छोटा था, जब बड़ा हुआ तो यह सबसे पहले कहाँ का शासक बना? मकदूनिया नाम एक जगह था, वहाँ का यह शासक बना। उसके बाद इसका गुरु का नाम आता है कि इसके गुरु का नाम कभी कभी पूछाता है कि क्या होता है, तो इसके गुरु का नाम होता है अरस्तु। याद रखिएगा, इसके गुरु का नाम था अरस्तु। भारत विजय अभियान यह कब शुरू किया? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। 326 ईसा पूर्व में किया था भारत विजय अभियान का, यानी ये 326 में भारत आ गया था। आगे देखेंगे, भारत में पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध हुआ। अब देखिए भारत में सबसे पहले आया था, किधर से आया? पंजाब की तरफ से आया। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पंजाब के जो शासक थे, राजा थे, जिनका नाम था पोरस, उसके साथ इसका युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर तो बहुत ही मतलब कि उसके पास सेना था, सब चीज़ था, लड़ाई ये सब के लिए ही वो जाना जाता था। इसीलिए वो उसके पास सेना वगैरह अस्त्र शस्त्र बहुत थे, घोड़ा था। तो यह उस लड़ाई में जो है पोरस को हरा देता है और जीत जाता है। इस युद्ध को क्या कहा जाता है? तो हाइडे स्पीच कहा गया। इस युद्ध को क्या कहा गया? हाइडे स्पीच। तो कभी कभी पूछा जाता है कि हाइडे स्पीच जो है युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो पंजाब के जो है शासक थे पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। आगे देखेंगे, यह युद्ध जो लड़ा गया, जिसको हम लोग हाइडे स्पीच का है, यह युद्ध झेलम यानी विस्तार नदी के मतलब कि कहा गया कि इस युद्ध को झेलम नदी के किनारे पर लड़ा गया, इसीलिए इसको झेलम भी कहा जाता है, या विस्तार पुराना नाम उसको कहा जाता है, के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दोनों नाम याद रखिएगा, हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा गया और इसको झेलम या विस्तार युद्ध भी कहा जाता है। सिकंदर की सेना ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ब्यास नदी जो है उसको पार नहीं कर सका, क्योंकि वह बहुत तेज़ बहाव की वजह से था और गहराई भी था, उसके पास उतना साधन नहीं था पार करने का, इसलिए उसने मना कर दिया। भारत से 325 ईसा पूर्व में लौट गया। अब यहाँ पे देखिए 326 में आया, 325 में क्या किया? लौट गया। इसकी मृत्यु हो जाती है कब? 323 ईसा पूर्व में। कब? 33 साल के उम्र में, जब यह 33 ईयर्स का था तभी इसकी मृत्यु हो जाती है 325 ईसा पूर्व में। और जगह का नाम है बेबीलोन, यहाँ पे नहीं दिया गया है, बट मृत्यु होता है बेबीलोन नामक प्लेस पर। आगे देखेंगे, यहाँ पर सिकंदर का जल सेनापति पूछा जाए कि सिकंदर का जो था जल सेनापति, उसका नाम क्या था? तो इसका नाम था निर्याकस था। इसका प्रिय घोड़ा था जिसका नाम था बहु केफला। यह कभी पूछा जाता है कि सिकंदर का जो प्रिय घोड़ा था बहुत प्यारा, उसको क्या नाम था? तो बहु केफला था। तो यहाँ पर जो है सिकंदर के बारे में बस इतना ही आता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसमें ही इसे रिपीट होते रहता है। अब हम लोग देखेंगे मौर्य साम्राज्य के बारे में। मौर्य साम्राज्य देखेंगे तो इसका संस्थापक हो जाएगा सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का जो शासक यानी संस्थापक कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। जस्टिन नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस कहा। यानी जस्टिन नाम के एक व्यक्ति है, उन्होंने कहीं किसी बुक में के आधार पर इसको क्या कहा है? सेंड्रोकोटस कहा। नेक्स्ट है विशाख दत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस। कभी कभी पूछा जाए कि मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त है। तो इसके द्वारा लिखा गया मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण मिलता है।
यानी इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखा गया है मुद्रा राक्षस में। आगे देखेंगे, चाणक्य अन्य नाम को कौटिल्य विष्णुगुप्त है। ये जो चाणक्य आप नाम देख रहे हैं, इनका अलग अलग भी नाम है, जिसको हम लोग इस तरह से कभी कभी पूछा जाता है कि इनका अन्य नाम क्या है। तो इनका नाम कौटिल्य भी कहा जाता है और विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। किसको? तो चाणक्य को याद रखिएगा। चाणक्य का दो और नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। चाणक्य ने धनानंद को हराने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को मदद किया था। इससे पहले भी आपको पढ़ा दिए थे कि धनानंद नंद वंश का अंतिम शासक था, जिसको हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया था और उसके बाद लड़ाई में इसका साथ दिए थे और उसके बाद धनानंद को हरा दिया गया था। हराने के बाद ही मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हरा दिया गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त या कौटिल्य कह लीजिए या विष्णुगुप्त कह लीजिए, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। किसका? तो चंद्रगुप्त मौर्य यानी मौर्य वंश का। ठीक है, इनके द्वारा यानी विष्णुगुप्त यानी चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक है। चाणक्य के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र। क्या है? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का था, यानी जैन धर्म को यह क्या करता था? मानता था। जैन धर्म को मानता था। उसके बाद देखेंगे, इसने अपना अंतिम समय कर्नाटक के श्रवण बेलगोला नामक स्थापन बिताया। लास्ट में इन्होंने जाके कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक जगह था, वहाँ पे बिताया। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया। अभी कहा गया 305 में जो है इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को भी हराया था। चंद्रगुप्त का शादी जो है कहाँ पे हुआ था? चंद्रगुप्त का शादी सेल्यूकस निकेटर के बेटी कर्नेलिया से हुआ था। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये स्टोरी है कि चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है सेल्यूकस निकेटर को। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर अपनी जो है बेटी का शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर देता है। बेटी का नाम कर्नेलिया से हुआ था, नाम यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, अब शादी होता है तो उसको दहेज के रूप में कुछ जगह दिया जाता है उपहार में, जिसमें काबुल है, कंधार है, हेरात है और मकरान है। 4 जगह इसको दहेज में दे दिया जाता है, एरिया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु से लिया था। चंद्रगुप्त जो जैन धर्म को मानते थे, अब कभी कभी पूछा जाता है कि इनका जो है गुरु कौन थे, यानी कि इनसे शिक्षा लिए थे, तो भद्रबाहु से, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मेगास्थनीज। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। सेल्यूकस निकेटर जिनसे लड़ाई हुआ था, उनका एक जो राजदूत आया जिसका नाम था मेगास्थनीज, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था और उस दरबार में क्या क्या होता था वो सब बातों को लिखता था। मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। अब इंडिका में ही सब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोगों को पढ़ने से पता चला है। अब आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त एवं सेल्यूकस। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच युद्ध का वर्णन एम्पियानस ने किया था। ये दोनों के बीच जो युद्ध हुआ उसका युद्ध की चर्चा जो कौन किया था? एपियानस एपियानस ने किया था। चंद्रगुप्त की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला में उपवास द्वारा हो गई, यानी अनशन बिना जन ग्रहण के ही उपवास कर रहे थे, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद आता है बिंदुसार। देखते हैं बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी, यानी उसके बाद उसके शासन को संभालने वाला, गद्दी पे बैठने वाला जो होता है उसको उत्तराधिकारी यानी बेटा को कहते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन हुआ? बिंदुसार। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी बना और बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया, उनके जगह पर उनकी मृत्यु के बाद। किनके? तो चंद्रगुप्त मृत्यु के बाद। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं हम लोग, जिसका मतलब होता है शत्रु विनाशक, यानी शत्रु को नाश करने वाला। बिंदुसार अजीबक संप्रदाय का अनुयायी भी था। अजीबक संप्रदाय होता है जिसका अनुयायी, वह मानता था उसको। आगे देखिए, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसाग
या वाड़ीसार भी कहा गया है, याद रखिएगा। स्ट्रैबो के अनुसार, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हम क्या बताया आपको, वायु पुराण में इन लोगों को क्या कहा गया है, वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया या वाड़ीसार भी कहा गया है। उसके बाद है स्ट्रैबो के अनुसार, स्ट्रैबो नाम के व्यक्ति थे, उनके अनुसार सीरिया नरेश, सीरिया के जो एक राजा थे एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम का राजदूत भेजा था, याद रखिएगा। स्ट्रैबो के अनुसार सीरिया नरेश ने यानी राजा ने वहाँ का एंटियोकस ने, जिनका नाम था एंटियोकस, बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था डाइमेकस नाम का एक राजदूत भेजा था। जैन धर्म में यानी जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। आपको जैन धर्म में जो ग्रंथ है उनसे जो है बिंदुसार को क्या कहा गया है, सिंह सेन कहा गया है। आगे देखेंगे, बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, यानी इसी के समय बिंदुसार जब राजा था, जब शासक बना हुआ था, उस समय तक्षशिला में क्या हुआ था, विद्रोह हो गया था, ठीक है, लड़ाई हो गया था। तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वंश से मंदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भोज भेजने का यह बात एथियनस ने के द्वारा बताया गया है। अब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है आपको दिया हुआ कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस वंश से यानी प्रथम से रिक्वेस्ट करके मदिरा यानी कुछ पीने वाला होता है सो, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने का मतलब वहाँ से फरमान किए थे, तो वहाँ से भेजने के लिए गए थे। यह बात कौन बताया था, एथेनियस ने के द्वारा यह बात बताया गया है। ये सब जितना बात है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी आप पॉइंट लिखे हैं ये कहीं ना कहीं रिपीट हर एग्ज़ाम में आता है, खासकर पुलिस का एग्ज़ाम में और रेलवे का एग्ज़ाम में तो एकदम ही आता है। जितना आपको बताया है उस सबको याद कर लीजिएगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा हुआ तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद।